इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको पता चलेगा कि कैसे उबर ने $2 बिलियन के लॉस के बाद भी $5 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। भाई तू कहना क्या चाहता है? कोई कंपनी लॉस में होते हुए भी प्रॉफिट कैसे बना सकती है, वो भी $5 बिलियन का प्रॉफिट? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिलियंस के लॉस के बाद भी बिलियंस का प्रॉफिट। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साल 2008 यूएस के दो एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स ट्रेविस कैलेनिक और गैरेट कैंप अपने $1 मिलियन स्टार्टअप्स बेचकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं। और ये आइडिया था एक मोबाइल ऐप से एक क्लिक पर कैब बुक करने की सर्विस प्रोवाइड करने का। एंड ऑलमोस्ट 2 सालों तक इस आइडिया पर काम करने के बाद फाइनली 2010 में ये लोग अपने इस नए स्टार्टअप को ऑफिशियली लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था उबर कैब। 2015 में उबर कैब $51 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन जाता है। एंड आज की डेट में उबर दुनिया के 71 कंट्रीज़ की 890 से भी ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट करता है। एंड आज इनका ग्लोबल मार्केट शेयर 37% से भी ज़्यादा है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जहां उबर बुरी तरह फेल हुआ था, वो भी प्रॉफिट्स के साथ। तो उबर की चाइना में कहानी, या मैं कहूँ उबर चाइना की कहानी स्टार्ट होती है 2012 में। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उबर के को फाउंडर ट्रेविस कैलेनिक उबर इन चाइना नहीं बल्कि चाइनीज़ मार्केट के लिए एक सेपरेट कंपनी बनाना चाहते थे, जो थी उबर चाइना। एंड इसलिए उन्होंने 2012 में 2.5 महीने चाइना में बिताए, सिर्फ वहाँ के मार्केट को एनालाइज करने के लिए। जिसके बाद उसी साल उन्होंने चाइनीज़ जायंट बाइडू के साथ मिलकर उबर चाइना की शुरुआत कर दी। अब अगर आपको बाइडू नहीं पता तो बाइडू चाइना का गूगल है, क्योंकि वहाँ गूगल नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे वहाँ अमेज़न की जगह अलीबाबा चलता है और व्हाट्सएप की जगह वीचैट। एंड आई गेस आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता होगा। एंड आपको ये भी पता होगा कि ये सारी कंपनीज अमेरिकन हैं, जिन्होंने एक टाइम पर चाइनीज़ मार्केट में इंटर करने की कोशिश की थी बट फेल हो गए। और इसी लाइन में मैं अगर कुछ और कंपनीज के नाम बताऊं तो इसमें आते हैं ईबे, मेटल, होम डिपॉट, ग्रुपॉन और फाइनली उबर भी। अब ऐसा तो है नहीं कि उबर को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन ट्रेविस भैया उबर चाइना को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उबर को दुनिया के काफ़ी सारे देशों में ऑलरेडी एक्सपेंड किया था। और वहाँ जो जो डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस करी थी उसके सामने तो चाइना क्या ही चीज़ था। और दूसरी तरफ चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कि अगर यहाँ सक्सेसफुल हो गए फिर तो पैसा ही पैसा होगा। और इसीलिए उन्होंने उबर चाइना को लॉन्च कर दिया, वो भी अमेरिकन क्रेडिट कार्ड्स के सपोर्ट के साथ, जो कि अगेन चाइना में नहीं चलते थे। और जो मैप उबर यूज़ करता था वो था गूगल मैप, और ये भी चाइना में नहीं चलता था। उबर वालों के अकॉर्डिंग सिर्फ 2.7 राइड्स लगती है किसी भी कस्टमर को उबर का परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लाइटनिंग स्पीड से चाइना में एक्सपेंड करना चालू कर दिया। उन्होंने हर मेजर सिटीज़ के लिए एक सेपरेट जनरल मैनेजर रखा एंड नए ड्राइवर्स को बोनस का और नए कस्टमर्स को फ्री राइड्स का लालच दिया। और एक उबर ड्राइवर बनने की प्रोसेस को काफ़ी सिंपल रखा, जिसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी। और इन सब चीज़ों की वजह से उबर की गाड़ी चाइना में चल पड़ी, एटलीस्ट शुरुआत के कुछ दिनों के लिए। अब उबर चाइना की गाड़ी तो चल चुकी थी, बट उसके कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल रेडी बैठे थे इस गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए। उबर चाइना का सबसे बड़ा कंपटीशन था डीडी, जिसकी शुरुआत सेम उसी साल में हुई थी जिस साल उबर चाइना में आया था, यानी 2012 में। बट डीडी का बिजनेस मॉडल उबर से थोड़ा अलग था, जिसमें अगर उनके ड्राइवर के पास खुद की गाड़ी नहीं है तो वो उन्हें गाड़ी रेंट पर दिलवा देते थे, जिसके लिए उन्होंने टोयोटा और निसान जैसे कार मेकर्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। लेकिन वहीं उबर ड्राइवर बनने के लिए आपके पास अपनी कैब होना ज़रूरी था। और दूसरी तरफ डीडी के पास चाइनीज़ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था, क्योंकि भाई वो उनके अपने देश की कंपनी थी, मेड इन चाइना, वोकल फॉर लोकल। हाँ वो तो है, लेकिन इसका एक और रीज़न ये भी है कि डीडी अपने ऐप का सारा रिकॉर्डेड डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करता था, जिससे उन्हें चाइना के 1300 ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक मैनेज करने में काफ़ी हेल्प होती थी। और क्योंकि डीडी चाइनीज़ गवर्नमेंट की गुड बुक्स में था, इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने आगे चलकर डीडी में इन्वेस्ट भी किया। और बाद में डीडी एक लौती ऐसी कंपनी बन गई जिसमें गवर्नमेंट और एप्पल के साथ साथ चाइना के 3 सबसे बड़े टेक जायंट्स बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट ने भी इन्वेस्ट किया था। अब क्योंकि चाइनीज़ कस्टमर्स के पास डीडी जैसी कंपनी ऑलरेडी थी जिसे लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे थे, इसलिए अब उबर के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो लोगों को सस्ती राइड्स दे। और इसलिए उबर ने चाइना में $40 से $50 मिलियन हर हफ्ते पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया।
और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फर्स्ट फ्री राइड और ड्राइवर्स के बोनस के लिए पहले ही ऑलमोस्ट $1 बिलियन हर साल खर्च कर रहे थे और अब अपने आप को सस्टेन करना उबर के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जब उबर ने अपनी प्राइसिंग कम की थी तब डीडी ने अपनी प्राइसिंग उबर से भी कम कर दी। मतलब उबर और डीडी के बीच फुल कोल्ड वॉर वाला सीन हो गया था। अब जब उबर के पहले से ही दिन खराब चल रहे थे, वहीं अब डीडी ने उबर में अपने अंडरकवर इंजीनियर्स को उनके स्टाफ मेंबर के रूप में हायर करवाना शुरू कर दिया था, जो कि उबर के टैक्टिक्स और प्लान्स उनके एग्जीक्यूट करने से पहले ही डीडी के साथ में शेयर कर दिया करते थे। अब अगर आपको लग रहा है कि यार उबर के साथ कितना बुरा हुआ और इससे बुरा किसी कंपनी के साथ और क्या हो सकता है, तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि अभी इस कहानी में उबर के साथ और भी बहुत कुछ बुरा होना बाकी है। अब किसी कंपनी को मेनली उसके कॉम्पिटिटर से ही खतरा होता है, लेकिन उबर चाइना के साथ सीन कुछ और था। उबर के कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री की कंपनीज, चाइनीज़ गवर्नमेंट और वहाँ की जनता भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। अब क्योंकि लोग उबर तब बुक करेंगे जब उनको इंटरनेट पर उसका ऑप्शन मिलेगा, इसलिए अब वीचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उबर को इंटेंशनली अपने सर्च रिजल्ट्स में शो करना बंद कर दिया, जिससे लोगों के पास डीडी ही एक ऑप्शन बचा था, क्योंकि कोई बंदा चाहकर भी अब उबर बुक नहीं कर सकता था। अब ये तो चलो सामने से आने वाली दिक्कत है, लेकिन इसके साथ ही उबर को ये पता चलता है कि उनके खुद के ऑपरेटिंग मॉडल में एक ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से चाइनीज़ जनता उनके साथ स्कैम कर रही है। एक्चुअली उबर को ये पता चलता है कि चाइना की एक सिटी में इतने सारे ड्राइवर्स हो चुके हैं जितने कि पेरिस और सैन फ्रांसिस्को के ड्राइवर्स को मिलाकर भी नहीं है। भाई माना कि चाइना दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से कई सारे ड्राइवर्स फेक थे। अब जब उबर हर कस्टमर को उनकी पहली राइड फ्री देता था और उबर ड्राइवर को हर राइड पर सेम मार्जिन मिलता था, इसलिए लोगों ने उबर को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। मान लो अगर दो दोस्त हैं, चिंटू और मिंटू, जिसमें से चिंटू राइडर है और मिंटू उबर ड्राइवर, तो चिंटू और मिंटू मल्टीपल सिम कार्ड खरीदते थे, हर एक सिम से एक नए राइडर और ड्राइवर की आईडी इजीली क्रिएट कर लेते थे और फेक राइड्स उबर को शो करके उबर से ड्राइवर का कमीशन ले लिया करते थे। और क्योंकि ड्राइवर को उबर सेम उतना ही अमाउंट पे करती थी जितना नॉर्मल राइड्स पर पे करती है, इसलिए चिंटू और मिंटू को इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाया करता था एंड ये दोनों बाद में ये प्रॉफिट आपस में शेयर कर लेते थे। और अब इस चीज़ को लोगों ने काफ़ी बड़े स्केल पर करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से सिर्फ 2015 के समर में ही उबर से लोगों ने 30,000 से भी ज़्यादा फेक राइड्स ले ली। और अब इस स्कैम को रोकने के लिए उबर ने एक तरीका निकाला, जिसमें उन्होंने सोचा कि अब वो फ़ोन्स के IMEI नंबर्स का एक डेटाबेस बनाएंगे जो कि हर फ़ोन के लिए यूनिक होता है, जिससे अगर अब लोग फेक आईडीज क्रिएट कर भी लेते तो उबर को इसका पता चल जाता। लेकिन इस तरीके में भी एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि एप्पल ने 2012 के बाद अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने फ़ोन्स के IMEI नंबर्स डेवलपर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे। और उबर ऑलरेडी इतनी सारी दिक्कतों की वजह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उबर ने कहा कि अगर एप्पल खुद ये नंबर्स हमें नहीं देगा तो हम अब इन्हें चुराएगी। और इसलिए अब उबर ने कुछ हैकर्स को हायर किया ताकि वो एप्पल के सिस्टम्स को हैक करके इन नंबर्स का पता लगा सके। लेकिन फिर ऑफ कोर्स एप्पल को उबर की इस हरकत का पता चल गया और इसलिए पहले तो एप्पल ने उबर को प्यार से समझाया कि उबर ये गलत कर रहा है और उन्हें ये हरकत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन उबर के लिए ये अपने आप को चाइना में जिंदा रखने का सवाल था, इसलिए उबर ने कहा कि नहीं, हम ये सब नहीं रोकने वाले। तो फिर एप्पल ने उबर के साथ एक मीटिंग बुलवाई और उबर को वार्निंग दी कि अगर उबर ये सब बंद नहीं करेगा तो एप्पल उबर पर लीगल एक्शन लेगा और कहा कि अगर तुम ये हरकत बंद नहीं करोगे तो हम उबर चाइना क्या, उबर US और बाकी देशों में भी उबर पर ताला लगवा देंगे। तो अब उबर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर वो हरकत नहीं रोकते तो उन्हें उबर चाइना को बचाने के चक्कर में बाकी कंट्रीज़ के बिजनेसेस से भी हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए उबर ने मजबूरी में जैसा चल रहा था वैसा ही चलना दिया।
अब तक उबर की क्या हालत हो चुकी थी वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इतने में ही उबर की दिक्कतें और बढ़ाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट भी मैदान में कूद पड़ी। अब जो चाइनीज रूल्स उबर और डीडी जैसी कंपनीज के लिए बनाए गए थे उसके हिसाब से ये कंपनीज एक लीगल ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रही थी। भाई अब ये लीगल ग्रे एरिया क्या चीज़ है? तो लीगल ग्रे एरिया का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां रूल्स क्लियर नहीं होते, यानी लीगल और इलीगल ऑपरेशंस में क्लैरिटी नहीं होती। और इसी के चलते एक बार आधी रात में गोंजो मतलब ये सिटी जो भी इसका नाम है, यहाँ पर पुलिस ने उबर के ऑफिस पर रेड मारी और कहा कि भाई तुम लोग एक इलीगल बिजनेस चला रहे हो, और गवर्नमेंट ने उबर के चाइनीज ऑपरेशंस टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए। और इसी वजह से उबर ड्राइवर्स को दिक्कत होने लगी और इसलिए उबर ड्राइवर्स अब उबर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उबर के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट करने लगे। और ये सब चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ इस सिटी में भी उबर के एक और ऑफिस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रेड डाल दी। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब उबर के साथ तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन जब डीडी के साथ भी सेम चीज़ें होने लगी तब जुलाई 2016 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रूल्स में कुछ चेंजेस किए और इस कैब बिजनेस को लीगलाइज कर दिया। और गवर्नमेंट ने अब कहा कि अब ड्राइवर्स को मिनिमम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और सिर्फ उबर को हर नई सिटी में अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करने के लिए उनसे स्पेशल परमिशन लेनी होगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब 2016 में जहां उबर 37 चाइनीज सिटीज़ में 229 मिलियन यूजर्स के साथ ऑपरेट कर रही थी, वहीं डीडी 400 चाइनीज सिटीज़ में 908 मिलियन यूजर्स के साथ ऑपरेट कर रही थी। और यहां तक आते आते उबर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उबर ने अब अपने हथियार डाल दिए और इसी के साथ ही उन्होंने उबर चाइना को डीडी के हाथों सौंप दिया, वो भी डीडी के सिर्फ 19% शेयर के बदले। और इस तरह ट्रैविस भैया और उबर का दुनिया के सबसे बड़े मार्केट को कैप्चर करने का सपना ही रह गया। अब हम बात करते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो अगर आप भी किसी चीज़ को अचीव करने के चक्कर में उन दूसरे लोगों के फेलियर्स और गलतियों को नज़रअंदाज करोगे तो हो सकता है आपका हाल भी उबर चाइना के जैसा हो, क्योंकि इस कहानी में भी ट्रैविस भैया ने गूगल, फेसबुक, होम डिपॉट और ईबे जैसी कंपनीज की गलतियों को नज़रअंदाज किया था। और किसी महापुरुष ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि आप उन्हीं गलतियों को दोहराने में अपना समय व्यर्थ ना करो। और कुछ कंट्रीज में बिजनेस एक्सपेंड करने से पहले 10 बार सोच लो। इन शॉर्ट सिर्फ चाइना में। लेकिन भाई तूने तो ये बताया ही नहीं कि इस फेलियर के बाद भी उबर ने $5 बिलियन का प्रॉफिट कैसे कमाया। ओह हाँ, तो उबर ने डीडी के साथ हाथ मिला लिया था डीडी के 19% शेयर्स के बदले, जिसकी कीमत है लगभग $7 बिलियन। और इसलिए $2 बिलियन के लॉस के बाद भी उबर को $5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। मौत को छू के टक से वापस आ सकते।